गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे। ध्यान दीजिए, आपके फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है, सेकंड चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन आज सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग चलिए बुक से एनसीईआरटी क्वेश्चन ओपन करके अपना देखिए। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपके सिलेबस में ये दिया गया है, निम्न को अलग करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। मेरा वक्तव्य फिर से ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि निम्न को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। यह आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 का एक पॉइंट है। इसमें A, B, C, D, E, F, G, H, I, J संभवतः हाँ यहाँ तक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में इतने पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने में। ध्यान दो, सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक, NaCl है, पानी में मिल गया है। तो कहा यह जा रहा है कि आप सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने में कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे। तो ध्यान दो, नमक हो या चीनी हो, कोई भी पदार्थ अगर पानी में डिजॉल्व हो गया है तो उसको आप सीधे वाष्प में बदल दीजिए। यानी कि अगर हम इस प्राप्त विलयन को क्या करें, जैसे ये सॉल्यूशन है एक पात्र में रख लिए हैं, हमको इसको सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करना शुरू कर देंगे। जैसे आप इसको हीट करने लगेंगे तुरंत यहाँ से वाष्प बन के पानी, वाटर मॉलिक्यूल वाष्पित होने लगेंगे, और जब वाष्पित होने लगेगा तो आपका ये नमक का पार्टिकल बच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या आंसर लिखेंगे, वाष्पन विधि द्वारा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पॉइंट आप लिख लीजिए, वाष्पन विधि द्वारा। सेकंड पॉइंट कह रहा अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से किस प्रकार अलग करेंगे। NH4Cl है और क्या है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड NaCl है। अब इनको दोनों को सेपरेट करने की बात आपके पास आ गई है। तो आपको मालूम है, हमने आपको पढ़ाया था एक घटना ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन में क्या बताया जाता है कि जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाए तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में मैंने इसका एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसका एग्जांपल मैंने दिया था। तो आप क्या यहाँ पर पा सकते हैं कि अगर ऊर्ध्वपातन क्रिया कर दिया जाए तो NH4Cl गायब हो जाएगा और NaCl बचा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आंसर लिखें, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से अलग करने में। जैसे ऑयल है, ये फ्यूल है यानी मोबिल है या डीजल है, कुछ भी है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल गिरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इनको हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि अगर तेल में छोटे छोटे पार्टिकल पड़े हैं तो इनको हम क्या कर लें, कौन सी प्रक्रिया कर लें, इनको फिल्टर कर लें, यानी कि छान लें। यहाँ आप लिख लो, छान कर। ऑयल को अगर फिल्टर कर लेंगे तो इसमें से पार्टिकल अलग हो जाएंगे, लिख लीजिए छान कर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दही से मक्खन निकालने में
डी पॉइंट है आपका, अगर दही है तो उससे हमको मक्खन को, बटर को कैसे अलग करेंगे, तो आपको मालूम होता है एक टाइप का ऐसे बेलन होती है ऐसे, जिससे हम निकालते हैं मक्खन। इस टाइप का एक बना हुआ रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको पात्र के अंदर डाल देते हैं जिसमें दही है, और इसको खूब तेजी से राउंड करते हैं, घुमाते हैं, जिससे क्या होता है जो भारी पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे केंद्र की ओर आने लगते हैं। मतलब यहाँ जो भी मक्खन के पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे इसके केंद्र की ओर आने लगते हैं ऐसे, ठीक, इसके केंद्र की ओर आने लगते हैं। अंततः इस पात्र के इस मिक्सचर में मिले जो भी पार्टिकल होंगे वो सभी इंस्ट्रूमेंट के नजदीक आएंगे, संभवतः इसमें चिपक भी जाते हैं। तो इस क्रिया का नाम है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण, ध्यान दीजिए, अपकेंद्रण। तो यहाँ आप लिख रहे हैं डी का आंसर अपकेंद्रण, क्योंकि ये केंद्र की ओर पार्टिकल, भारी पार्टिकल धीरे धीरे केंद्र की ओर आते हैं, बीच में इस पात्र से इस इंस्ट्रूमेंट से आके चिपक जाते हैं, फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं, वहां से मक्खन के पार्टिकल को हम निकाल के हाथ से अपने अलग कर लेते हैं। इस विधि का नाम है अपकेंद्रण। पॉइंट नंबर 5 देखिए, जल से तेल निकालने के लिए, पॉइंट नंबर 5 क्वेश्चन है, जल से तेल निकालने में, जल है, वाटर है, और वाटर में अगर आयरन की छोटी छोटी बूंदें भी हैं, तेल भी मिला है, तो इसको हम किस तरीके से फिल्टर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जल से तेल निकालने में, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, कीप लेते हैं, कीप से हम पृथक्कृत करते हैं इनको। तो कुप्पी, कीप खिसल कीप, तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ आप लिख लें कीप पृथक्करण द्वारा, कीप पृथक्करण द्वारा, कीप से हम इनको पृथक्कृत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें इसी में, चाय से चाय की पत्ती को अलग करने में। अब अगर चाय है, इसमें चाय की पत्ती मिली हुई है, तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, छान कर, यहाँ लिख रहे हैं छान कर, चाय से चाय पत्ती अलग करने में छान कर। अगला पॉइंट देखें, बालू से लोहे की पिन को अलग करने में। जैसे देखो ये बालू रखा है, बालू रखा है, इसमें छोटी छोटी लोहे की पिन पड़ी है, तो इनको हम कैसे अलग करेंगे, इनके ऊपर लाएंगे चुंबक, मैग्नेट, चुंबक ले आएंगे, तो चुंबक क्या करेगा, लोहे की कील को चिपका लेगा और फिर बालू साइन के पार्टिकल उसमें से अलग हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, यहाँ लिखेंगे चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, यहाँ पर हम चुंबक द्वारा इनको अलग कर सकते हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखें, भूसे से गेहूं के दाने अलग करने में। भूसे में गेहूं अगर मिला है तो उसको हम क्या, किस तरीके से अलग कर सकते हैं, ओसाई, ओसाई, ध्यान दीजिए, ओसाई करके, या इसी का नाम है फटकन विधि, ओसाई करें या फिर हम इसको फटकन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने में। ध्यान दीजिए, पानी अगर है उसमें मिट्टी के पार्टिकल हैं, तो उनको कैसे अलग करेंगे, फिटकरी से। फिटकरी क्या होती है, कोलाइड सॉल्यूशन बना देती है, तो उसमें क्या हो जाते हैं कि मिट्टी के पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद देखो, पुष्प की पंखुड़ी के निचोड़ से रंजक पदार्थ को अलग करने में। पुष्प की पंखुड़ी में जो रंजक पदार्थ है उसको अलग करने के लिए यूज किया जाता है क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी मेथड है, इसी को हम बोलते हैं वर्ण लेखन, क्रोमैटोग्राफी या वर्ण लेखन प्रक्रिया द्वारा
तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जे तक के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर हो गए, इनका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चाय बनाने के लिए, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरण का प्रयोग करेंगे। इसमें आप दिया है, आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको इरेज कर रखे हैं। कह रहा चाय बनाने के लिए आप किन किन चरण का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो उनमें देखिए कुछ चीजें आपको दी गई हैं जिनमें आपको ये बताना है कि किस तरीके से अलग होगा। जैसे दिया है विलयन, फिर दिया है विलायक, फिर दिया है विलेय, और फिर घुलनशील। इस तरीके से 2-3 टर्म दिए हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त और अवशेष शब्दों का प्रयोग करिए आप, और ये बताइए कि चाय तैयार किस तरीके से किन किन पदों में होगी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, प्रथम चरण में पानी यानी कि विलायक को एक पात्र में लेकर गर्म करते हैं। पहला चरण, पानी को विलायक के रूप में यूज करेंगे और एक पात्र में लेकर उसको गर्म करेंगे। फिर क्या करेंगे, जब पानी उबल जाएगा तो उसमें हम क्या डालेंगे, चाय पत्ती डाल देंगे। ये स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि अगर विलयन उबल जा रहा है, उबल जाएगा, तब फिर उसमें हम क्या करेंगे, चम्मच से चीनी डालेंगे, चम्मच से चीनी डालेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करें, पानी को एक विलायक की तरह यूज किए और फिर एक बर्तन में लेकर उसको बर्तन में रखकर और फिर गर्म करें। गर्म होने पर चाय पत्ती डाल दें। सेकेंड स्टेप, चम्मच से फर्स्ट स्टेप में जब चाय पत्ती पड़ गई तब फिर क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। छानने के बाद फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, चम्मच से कुछ चीनी डालेंगे, फिर उसको वैसे अपना मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर क्या होगा कि आप चाय पीने के लिए तैयार हो जाएगी और चाय पत्ती जो आप छाने हुए हैं उसको फेंक देंगे अवशेष मात्रा उसकी। तो आपका हो गया चाय तैयार करने का। 4 चरण में है, तो गर्म चाय केतली में उड़ेल लेंगे और फिर 2 चम्मच चीनी मिला पी के और फिर लास्ट चरण में उनकी चाय पत्ती को अवशेष को हम फेंक देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 4 चरण में क्रिया होगी। पहले में विलायक को गर्म करेंगे, दूसरे में चाय पत्ती डालेंगे, तीसरे में चाय पत्ती छान के अलग कर देंगे, चौथे चरण में आप चम्मच से चीनी डालेंगे और चाय पत्ती को फेंक देंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थ की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा और नीचे दिए गए आंकड़े से प्राप्त किया। प्राप्त परिणामों में 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक है तालिका में दी गई है। देखो एक श्रेणी बनी है, एक तालिका बनाई गई है, हम ड्रा कर रहे हैं उसको। देखिए आप लोग, एक तालिका है, ये कोई लड़की है, वो इस तरीके से डाटा पेश की है, उसका एक अनुमापन है। ठीक, इसमें देखो विलेय पदार्थ यहां लिखा है, ये ऐसे है, यहां लिखा है विलेय पदार्थ, और यहां लिखा है तापमान केल्विन में। ठीक, अब इसमें देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और लास्ट में
5 कॉलम। ठीक, ये 5 कॉलम बना हुआ है। अब देखो इसमें विलेय पदार्थ दिया गया पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KnO3, दूसरा दिया सोडियम क्लोराइड NaCl, तीसरा दिया पोटेशियम क्लोराइड KCl, चौथा दिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। 4 सब्सटेंस दिए गए हैं। टेम्परेचर देखो, तापमान केल्विन में, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, तापमान केल्विन में, केल्विन में देखिए यहाँ पर 200, यहाँ पर है 283 केल्विन पर, यहाँ पर 293 केल्विन पर, यहाँ 313 केल्विन पर, यहाँ 335 केल्विन पर और लास्ट में है 353 केल्विन टेम्परेचर दी गई है। अब इनमें घुलनशीलता पोटेशियम नाइट्रेट का 283 पे 21, 36, 35 और 24, ये सबकी घुलनशीलता है चारों की। 283 केल्विन पर और 293 पे है 32, 36, 35 और 37। 313 पर है 62, 36, 40 और 41। 335 पे है 106, 37, 46, 55 और 353 पर है 167, 37, 54 और 66। ये आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है। प्रज्ञा नाम की लड़की है। 3 ये 4 सब्सटेंस हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड यानी नवसादर। कह रहा कि इनके तापक्रम में विलेयता दी गई है। अब आपका एक पॉइंट क्वेश्चन का है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट KnO3 313 केल्विन ताप पर KnO3 के संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। यानी कि हमको पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा पूछ रहा है, मात्रा ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पॉइंट देखो, कह रहा है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट विलयन को संतृप्त विलयन पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। ठीक, 313 केल्विन वाला डाटा कहाँ गया आपका, ये है। ठीक, इसको देखो, 313 केल्विन का डाटा है ये। 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा है, 62। ठीक, तो ये कितना है देखो, आपका पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा है 62 ग्राम। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि 313 पर केल्विन पर 100 ग्राम की वैल्यू है ये। 100 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, 100 ग्राम KnO3 है ना ये, 100 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा बराबर आपको दिया गया है कितना, 62 ग्राम। अब देखो आपसे पूछा रहा है कि 50 ग्राम जल में। ठीक, तो क्या कर लेंगे हम, 50 ग्राम जल के लिए क्या कर लेंगे, अतः 50 ग्राम जल में क्या कर लेंगे, 50 ग्राम के लिए देखिए 100 ग्राम के लिए कितना है 62, तो 50 ग्राम के लिए 62/100 गुणे 50 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 31 ग्राम, 31 ग्राम। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 के ए का आंसर हो गया 31 ग्राम। बी पॉइंट देखो, कह रहा है 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन तैयार करती है वो लड़की और विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी। क्वेश्चन नंबर बी, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से।
इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 31 ग्राम मात्रा आ गई। अब क्वेश्चन नंबर बी पॉइंट कह रहा है कि 353 केल्विन पर KCl, यह आपका KCl है और 353 कहाँ है, यहाँ है 54 ग्राम वाली वैल्यू। तो 353 केल्विन पर KCl का संतृप्त विलयन तैयार कर लेती है और कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब ठंडा हो जाता है हुआ क्या अवलोकित करेगी। ठीक, तो जब विलयन गर्म है, ध्यान दीजिए, पात्र में विलयन को रख दी वो लड़की और इसको कूल करने के लिए रख दी। ध्यान दीजिए, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, इसमें बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया ऐसे। अब इसको जब कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देगी, क्या होगा, धीरे धीरे इस विलयन का क्या होगा, क्रिस्टलीकरण। तो आंसर नंबर बी में आप लिखेंगे विलयन का क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, विलयन का क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। आंसर नंबर बी। अब फिर पॉइंट सी देखो, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। 293 आपका ये पॉइंट है। देखो 293 केल्विन टेम्परेचर वैल्यू दी गई है और कह रहा है 293 पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन कीजिए। तो 293 पर घुलनशीलता इन चारों की देखो 32, 36, 35 और 37। तो घुलनशीलता का परिकलन, इसको आप नोट करिए। पॉइंट नंबर सी देखो, कह रहा कि इनकी घुलनशीलता का परिकलन कीजिए। तो घुलनशीलता देखो किस पर, 293 पर, 293 केल्विन पर घुलनशीलता। ठीक, तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगी, कौन सा पदार्थ है जो ज्यादा अमाउंट में घुल रहा 293 पर। यहाँ 32 KNO3 है, 36 NaCl है, 35 KCl है और 37 NH4Cl है। सबसे ज्यादा कौन घुल रहा है, ये घुल रहा फर्स्ट पे, 37 के बाद सेकंड 36, थर्ड 35 और फोर्थ 32। सबका नाम लिख लीजिए। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की विलेयता सबसे ज्यादा, उससे कम पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ देखिए 35 घुल रहा है ये। ठीक, और फिर सबसे ज्यादा NH4Cl फर्स्ट पे और सेकंड पे सोडियम क्लोराइड और थर्ड पे कौन आएगा, पोटेशियम क्लोराइड और फोर्थ पे कौन आएगा, लास्ट में कौन बच रहा है, लास्ट में कौन सबसे कम घुल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। देखो कि आपके हो गए घुलनशीलता का क्रम। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पॉइंट देखो, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पॉइंट है कि कोई साल्ट है, उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे तापमान बढ़ने पर लवण की विलेयता बढ़ती है। ये आंसर लिख लीजिएगा, तापमान बढ़ने पर लवण की विलेयता बढ़ती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको लिख कर रहे हैं, इसको लिखेंगे आप। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन। 4 पॉइंट है इसमें। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, और बी पॉइंट है शुद्ध पदार्थ, और सी पॉइंट है कोलाइड, और डी पदार्थ है निलंबन। ठीक, तो जिसमें से ये दोनों आपको बताए जा चुके हैं, चैप्टर पढ़ाते समय मैंने दिखाया है। इसको हो गया शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, वह पदार्थ जिनकी संरचना केवल एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर होती है,
उनको हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। शुद्ध पदार्थ जैसे ग्लूकोज हुआ, चीनी हुआ, तांबा, चांदी, सोना, ये सब क्या हो जाएंगे शुद्ध में। संतृप्त विलयन क्या होगा, जब विलयन में किसी विलयन में किसी निश्चित तापक्रम पर और ज्यादा विलय पदार्थ को ना घोल पाए हम, तो उस विलयन को क्या नाम देते हैं, संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न को प्रत्येक को समांगी और विषमांगी में वर्गीकृत कीजिए। समांगी और विषमांगी पदार्थ, समांगी और विषमांगी मिश्रण हम आपको पढ़ाए हैं, तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ द्रव जल है, पानी है, तो पानी का किस प्रकार से परीक्षण करेंगे, पानी कैसे शुद्ध पानी है कि नहीं है कैसे पता चलेगा। तो पानी का आपको मालूम है कि क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या इसी में 273 जोड़ो कितना आएगा 373 केल्विन, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर वह पानी शुद्ध है तो शुद्ध पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में वाटर मॉलिक्यूल का परीक्षण था, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आप जल को किस प्रकार पहचानेंगे, दिया गया द्रव शुद्ध जल है तो शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव होता है। ठीक, तो इतना आप क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको बताया गया क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ में 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शनल है, इसको आप अपनी बुक से सॉल्व करेंगे। ठीक, विलयन में मिश्रण, मिश्रण में से विलयन की पहचान करो, ये भी आपका है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको पहचानना है सॉल्यूशन कौन है। बुक से आप खोल के इसको पहचान के लिखेंगे, हमने आपको मिश्रण, यौगिक, तत्व सब पढ़ा दिया है, आप उसको पहचानिए। इसके बाद देखो लास्ट में है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, मैंने बताया है आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कहीं अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप उसको मुझको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे, उसको मैं सॉल्व करा दिया जाएगा आपको। अदरवाइज आप क्वेश्चन इनके अतिरिक्त जो और हैं उनको आप सॉल्व करिए, किसी मिश्रण छांटना है, किसी शुद्ध पदार्थ छांटना है, विलयन छांटना है, कोलाइडी विलयन छांटना है, तो उसको हमने आपको बताया है, तो उस बेस पे आप उसको सॉल्व करिए स्वयं से। ना आने की दशा में कोई दिक्कत आती है तो आप उसको सूचित करेंगे, हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो इस तरीके से आपका क्लास 9 का सेकंड चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म पे पेपर चैप्टर 3 पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।